बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विदाउट एनी डिले हम जो है वो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो हमारा चैप्टर आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आपका चैप्टर नंबर 9 है, जो कि चैप्टर नंबर 9 है जी सॉल्युबिलिटीज के बारे में। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसकी जो कर्व्स की फॉर्मेशन होती है ना, वो कुछ चीज़ों पे होती है। किसके के ऊपर होती है? जिनको हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा कि भाई ये हैं इसकी प्रॉपर्टीज सॉल्युबिलिटी की। वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो जी हम कहते हैं जी वेपर प्रेशर पे डिपेंड करती है, बॉइलिंग पॉइंट पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे, ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ठीक है, सो आज जो हमने डिस्कस करने हैं वो आपकी बुक में 3 को डिस्कस किया हुआ है। एक को लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, और लास्टली जी डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, कि फ्रीजिंग पॉइंट का इसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ठीक हो गया। सबसे बात पहले हम करेंगे जी, हम बात करेंगे लोअरिंग वेपर प्रेशर की। ठीक है, लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है जी? वेपर प्रेशर है क्या जी? वेपर प्रेशर होता क्या है? वेपर प्रेशर कहते हैं हम किसी भी ऐसी ऐसे प्रेशर को जिसमें से क्या होता है, द पार्टिकल कैन एस्केप फ्रॉम ऑल ओवर द सरफेस ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। क्या करते हैं कि जी ये क्या होता है, पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी, द पार्टिकल्स होते हैं किसके? मैटर के ना। पार्टिकल्स किसके हैं? मैटर के हैं। मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ। ठीक है, मैटर के होते हैं वो। मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो क्या करने की कोशिश करते हैं? कैन एस्केप, वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। कहाँ से? कहाँ से भागते हैं? फ्रॉम ऑल ओवर द, पूरी की पूरी जितनी उसको सरफेस रिक्वायर होती है जहां पर वो मौजूद होता है, उस सरफेस से वो एस्केप करने की कोशिश करता है ऑफ अ प्योर, क्योंकि हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अगर खाली वो आपसे वेपर प्रेशर के बारे में पूछेगा या खाली जो है वो वेपर्स के बारे में पूछेगा, तो वो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स मैटर के जो कि क्या करते हैं एस्केप करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द सरफेस, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन जब आप सोल्यूशन की बात करेंगे तो कहेंगे जी सॉल्वेंट की वजह से। ठीक है, सो वो जो सॉल्वेंट की वजह से आप ये काम कर रहे होते हैं तो वो ये कहलाता है। ठीक हो गया। अगला उसने क्या कहा कि व्हेन द सॉल्वेंट इज कंटेनिंग डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स। अब क्या होता है कि आपको पता है कि जो आपने सोल्यूशन बनाई है, ये सोल्यूशन है ना, ये किसका कॉम्बिनेशन है भैया? ये है जी सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया। सोल्यूट वो जिसकी कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट वो जिसकी कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? उसने कहा कि हम पहले पीछे भी पढ़ के आए हैं कि दोनों जो थे वो वोलेटाइल थे, या एक जो था वो वोलेटाइल था, एक वोलेटाइल नहीं था। एक लिक्विड था, दूसरा लिक्विड नहीं था। एक सॉलिड था, एक लिक्विड था। ठीक है, परमिसिबिलिटी और मिसिबिलिटी हम ये पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है ना, वो क्या है? वो नॉन वोलेटाइल है। यानी कि वो किस फॉर्म में है? वो उड़ेगा नहीं, वो वहीं पर रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा। यानी कि उसका क्या मतलब है कि वो किस फॉर्म में है? वो सॉलिड की फॉर्म में। जैसे बात है, सॉलिड तो नहीं ना उड़ता या इधर उधर जाता। ठीक है, ठीक है, सॉलिड तो अपनी जगह पे रहता है ना, क्योंकि वो रिजिड होता है। उसके मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो स्ट्रक्चर होता है या स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। सो उसको इधर उधर मूव कर वो नहीं, पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस कि उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट किया जाए बहुत फोर्स के साथ। समझ आ गया? सो वो क्या है? वो नॉन वोलेटाइल है। ये जो पार्टिकल्स जो वेपराइज हो रहे हैं वो अपनी मर्जी से वेपराइज हो रहे हैं। ठीक है, भाग रहे हैं उस जगह से, उनकी खुद की विल है। लेकिन जो नॉन वोलेटाइल हैं, जो सॉलिड्स हैं, उनकी खुद की विल नहीं होती है। ठीक है, वो खुद वहां से जगह से नहीं हिल पाते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उसकी क्या है? सॉल्वेंट इज डिजॉल्व नॉन वोलेटाइल, सॉरी ये वोलेटाइल, ये सोल्यूट है नॉट सॉल्वेंट। गलती होगी, सॉरी। एलो ये सल्यूट है। सल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो किस फॉर्म में है जी? वो नॉन वोलेटाइल यानी कि सॉलिड फॉर्म के अंदर है। तो उनकी जो एस्केप की टेंडेंसी है सॉल्वेंट की सरफेस के ऊपर से, क्योंकि वो सोल्यूशन फॉर्म में है ना, तो सॉल्वेंट की सरफेस से जो है वो भाग नहीं पाते हैं। सो जो सोल्यूशन का जो सोल्यूशन आपके पास मौजूद होती है, सो उसका क्या कर जाएगा? उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या करेगा भैया? डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, क्योंकि वो जो उसको दोनों चीजों को अगर, तो वो दोनों चीजें जो होंगी उसके अंदर से निकलेंगी, यानी कि सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों एस्केप करने की कोशिश करेंगे, दोनों वोलेटाइल होंगे, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने इसमें यहाँ पे भी आपको वाटर की एग्जांपल दी थी। आप क्या करते हैं? नीचे से टर्न ऑन द स्टोव, ठीक है, चूल्हा ऑन कर दिया है, हीट दे रहे हैं आप उसको, और बोल के अंदर आपके पास क्या है या पॉट के अंदर क्या है? आपने पानी भरा हुआ है। तो वो कुछ जब जैसे वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड अटेन करेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगी? बबलिंग की फॉर्मेशन, बबल्स में वो बनना शुरू होंगे और वो बॉयल करना शुरू हो जाएगी, रैपिडली बॉयल करेगी। ठीक है, अगर तो आप
उसको टर्न ऑफ नहीं करेंगे स्विच वो उसको स्टोव को, बंद नहीं करें चूल्हे को, तो वो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद वो पानी आप देखेंगे जितना आपने डाला होगा उसकी सरफेस से कम होना शुरू हो जाएगा। तो वो पानी कहाँ गया? वेपराइज हो गया। बात समझ आ गई है? क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स वो दोनों जो सोल्यूट और सॉल्वेंट थे वो दोनों कहते हैं वाटर थे। अगर आपने उसके अंदर नमक भी डाला है तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हीट। ठीक है, सॉल्युबलाइज हो जाएगा। जब उसके अंदर सॉल्युबलाइज हो जाएगा तो वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर, जब उसके पास इतना टेम्परेचर अटेन हो जाएगा तो उसकी सरफेस से जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जो है वो डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, तो वो क्या करती हैं, सॉलिड फॉर्म में है ना, तो सॉलिड फॉर्म में है तो वो तो पहले तो उसके टेम्परेचर को अटेन नहीं कर रही है, लेकिन जब उसका वो टेम्परेचर अटेन हो जाएगा तो वो उतना पानी को जो है वो खत्म होते हुए, वेपराइज होते हुए उसको मुश्किल होगी। उसका जो ये नहीं है कि वेपराइज नहीं होगा, होगा, पेपर प्रेशर होगा उसका, लेकिन वो कम होगा। बात समझ आई यहाँ तक? चलें जी, अगले शीट पे हम जाते हैं। इसी तरह से अगर आपको मैं इसकी डायग्राम कुछ ऐसे बना के दिखा देती हूँ, ऐसे ये दो कंटेनर्स हमारे पास मौजूद हैं, एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर आपके पास ये मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा स्पेस दिया है, स्पेस इतना नहीं होगा। ठीक हो गया? ये क्या कर रहे हैं, अगर आप इसके ऊपर से पर लिड लगा दें, ये लगा दिया हमने जी लिड, इसके ऊपर भी लगा दिया लिड और कर दिया इसको बंद, तो ये इन पार्टिकल्स ने ऊपर की तरफ भी मूव करना है ना। ठीक हो गया? सो ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। अगर आपने इसको नीचे से क्या दी हुई है, हीट दी हुई है, और इसका जो सल्यूट का पार्टिकल है वो क्या है, वो भी क्या है, वाटर ही है, यानी कि वोलेटाइल ही है। ठीक है, समझ आ रही है? तो इसका ये नीचे उतना, जितना ये प्रेशर से ऊपर जा रहा है ना मेरा बेटा, ये उतने ही प्रेशर से इसका प्रेशर नीचे भी इसके पार्टिकल्स पर लगेगा। समझ आ रही है? दम 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 की आवाज आएगी जब, जैसे आप क्या करते हैं, पानी पानी खाली उबालने के लिए पानी रखते हैं, ठीक है, सपोज आप ने गर्म करना है पानी को, ठीक है, नहाने के लिए गीजर खराब हो गया, जो भी है, आपने उस पानी को रखा हुआ है, या आपको वैसे ही पानी, गर्म पानी चाहिए किसी सरफेस के ऊपर डालने के लिए। ठीक हो गया? तो आप क्या करें, वो ये जितने मॉलिक्यूल्स उसको ऊपर प्रेशर प्रोवाइड करें, वेपर्स बन रहे हैं, उतने ही उसके प्रेशर इस सरफेस के ऊपर लगकर वापस जो है वो उसके दूसरे मॉलिक्यूल्स को आकर जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और वो जो है वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आपका सल्यूट का जो सोल्यूशन, जो पार्टिकल है, वो कैसा है, वो नॉन वोलेटाइल है मेरा बेटा, वो लिक्विड स्टेट में नहीं है, या वो क्या है, उसकी वो सिचुएशन नहीं है जो उसके सोल्यूट की, सॉल्वेंट की है। ठीक है, सो वो क्या करेगी, वो कम उससे आके जो है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, बहुत थोड़ा, ये नहीं कि नहीं करेगा, करेगा, लेकिन थोड़ा होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक हो गया यहाँ तक बात? आगे आगे आ गया जी। अब इसके, अच्छा उसने क्या कहा है कि यहाँ से जो रॉल्स लॉ है ना, वो कुछ ये कहता है, रॉल्स लॉ जो है वो ये कहता है कि रॉल्स लॉ आपने पढ़ा था, रॉल्स लॉ उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था कि ये जो होता है किसके इक्वल होता है, एक मिनट ठहरें जी, वो प्रेशर दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय किसके साथ, जो उसकी फ्रैक्शन आती है, ठीक है, जो उसकी मोल फ्रैक्शन होती है उसके साथ वो मल्टीप्लाई करता है। सो ये क्या निकलता है, ये रॉल्स लॉ था। ठीक है, ये अब यहाँ से अगर हम निकालें तो हम कह देते हैं जी डेल्टा पी ओवर पी नॉट दैट इज इक्वल टू x2, x2 x1, ये उनकी वो है सिचुएशंस जहाँ पे उसकी चेंज होती हैं। ठीक है, या आपने निकाला था ना, ये निकाला था रॉल्स लॉ को, इसकी स्टेटमेंट ये थी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये था, लेकिन जब आपने मैथमेटिकली सॉल्व करके देखा था तो ये आया था आपके पास। ठीक है, एक्स नॉट के साथ, जहाँ पर आपने इसकी जो एक्स की वैल्यू थी आपने कहा था कि x1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस x2, याद आया? ठीक है, सो वो मैं पूरा डिटेल में नहीं करा रही, सो ये इस तरह से आया था। सो यहाँ से जब हमने निकाली चीज़ को, हमने कहा कि यहाँ से ये जो x2 है, अब हमें पता है कि ये जो x2 है
ये किसके इक्वल है? ये जो आपके नंबर ऑफ मोल्स है ना उनके इक्वल है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स हमने कौन कौन से डाले थे? 2 डाले ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ये सोल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ऊपर क्या रखेंगे? सोल्यूट की कंसंट्रेशन रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम ये डेल्टा पी ओवर पी नॉट के ऊपर ये जो प्योर फॉर्म है उसके साथ आप करके इसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वही सेम जो है वो इसके ऊपर रहेगा 1 n और n2। ये क्योंकि इसके इक्वल है सो ये इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था फ्रैक्शंस जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ आप उसके अंदर प्रेशर कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो लगा रहे हैं। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं जी डेल्टा पी ओवर पी नॉट दैट इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1, क्योंकि वो दोनों साइड पर सेम है, हम इसको निकाल के जो है इक्वेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसने एक और बात आगे की। उसने क्या कहा कि जो नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, जब आपका सी आ गए आपने इनको क्या किया? बाय डिवाइडिंग देयर masses इन ग्राम्स। जब आप इनके मास को ग्राम्स के अंदर चेंज करते हैं या विद रिस्पेक्ट टू देयर मॉलिक्यूलर masses करते हैं, तो तब आपको पता है कि हमें एक सिचुएशन में क्या लेते हैं? उस सिचुएशन में हम कहते हैं जी W1 और W2 लेते हैं, ठीक है। W1 एंड W2 एंड W2, ठीक है। किसका लिया है भाई? W1 और W2, मैस 1 का और मैस 2 का, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होते हैं भाई? नंबर ऑफ, अगर आपको याद हो तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल थे? आपका जो मैस होता है डिवाइडेड बाय आपका मोलर मैस। याद आया? आपने निकाला था क्या होती हैं? आपका ये स्मॉल एम ऊपर चला जाता है और मोलर मैस नीचे आ जाता है। याद आया जब मोल्स की हमने क्वांटिटी निकाली थी तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, एन एन इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। स्मॉल एम जो आपका मास था डिवाइडेड बाय आपका जो मोलर मास था, जो उस मॉलिक्यूल का था या उस कंपाउंड का था, ठीक हो गया। से ये वही चीज है, हम इसको इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। ये जो n1 और n2 है, n2 को हम किससे रिप्लेस करें? हम n2 को कह रहे हैं n2 दैट इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय m2, ठीक है। सो यहाँ से ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, P दैट इज इक्वल टू P नॉट डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? W1 डिवाइडेड बाय M2 ऊपर M2 क्योंकि वो N1 था ना, ये N2 ऊपर था और N1 नीचे था, ठीक है। ये मैंने इधर लिख दिया, इसको इसके साथ रिप्लेस करें, डिवाइडेड बाय M1 डिवाइडेड बाय W1। सो ये इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी, delta P over P naught that is equal to W2 divided by M2 multiplied by M1 divided by W1। अगर आप इसको इक्वेट करेंगे तो हम यहाँ से कहते थे हमने मोलर मास की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम P नॉट को ऊपर ले जाएंगे और डेल्टा P को इधर आके डिवाइड कर देंगे क्योंकि वो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है आपकी, W1 ओवर W2 मल्टीप्लाई बाई WM और ये W1 आ जाएगा। सो ये इक्वेशन इसके इक्वल आ जाएगी। हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोई भी जो मोलर मास होता है, कोई भी जो मोलर मास होता है किसी भी जो है वो किसका, हम यहाँ से कहते हैं जी, ये एक मिनट, हम कहते हैं जी ये जो मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस हम इसकी बात कर रहे हैं जिसको हमने M2 का नाम दिया है, ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। ये कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। हम इस तरह से इसको जो है वो निकाल लेते हैं। इसी के साथ इसने नीचे जो है वो आपका एक न्यूमेरिकल शेयर किया हुआ है, वो आप जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक हो गया। अगली बात जो उसने डिस्कस की हुई है मेरा बेटा, वो है जी बात आपका नंबर 2 पॉइंट, वो है जी एलिविएशन ऑफ बढ़ना। एलिविएशन ऑफ किसका? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का क्या होना? इंक्रीज होना। पॉइंट्स ये थोड़े से वर्ड्स आपके वोकैबुलरी में वर्ड्स ऐड करने के लिए जो होते हैं वो डाले जाते हैं। एलिविएट का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ना, ज़्यादा होना, इंक्रीज अबंडेंट, ठीक है। बढ़ना, ज़्यादा होना, किसी चीज़ का इंक्रीज करना, बढ़ जाना, ज़्यादा हो जाना, ज़्यादा ज़्यादा हो जाना, ठीक है, ज़्यादा हो जाना किसी चीज़ का।
उसके बाद जब हम बात करते हैं कि भाई ये बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कि वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी आयन या मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो होता है, जिसको आपने सोल्यूट या सॉल्वेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जाकर वो सोल्यूशन जो है वो बॉयल करना शुरू हो जाए, उसमें वेपर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाए कि वो अपने जो उसका स्ट्रक्चर है उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट कर दे, ठीक है, वो कुछ और बनने पे मजबूर हो जाए, उसका टेम्परेचर जो है वो जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है उससे वो ज़्यादा चला जाए, ये है जी बॉइलिंग पॉइंट आपका, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो आपका। इसमें क्या होता है, द प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन द सोल्यूशन डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर। ये तो आपको पता चल गया कि वो जब उसने नॉन वोलेटाइल की बात की थी तो वेपर प्रेशर क्या कर गया था, डिक्रीज कर गया था, ठीक है। जैसे जैसे आप सोल्यूट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, क्योंकि सोल्यूट किस फॉर्म में है, सोल्यूट फॉर्म है आपका सॉलिड की फॉर्म में, और वो नॉन वोलेटाइल है, सो वेपर प्रेशर क्या करता चला जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। लेकिन जो टेम्परेचर होगा एट विच अ सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन, वो क्या करना शुरू कर जाएगा, वो स्टार्ट करना शुरू करेगा, बॉइलिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या करना शुरू कर देगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो होता है ना, वो आपको दो किस्म की ये ऐसे जो होता है ना, वो आपको एक आपकी बुक के अंदर ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के ऊपर उसने जी रखा है आपके वेपर प्रेशर को, मैं वीपी लिख रही हूँ, याद रहेगा वेपर प्रेशर को, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जी ये टेम्परेचर इस साइड पे आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, गॉट इट, ठीक है। अब क्या किया जी, जब हमने कहा कि इसमें होता कुछ यूं है कि ये पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, ठीक है, ये एक इंक्रीज ऐसे आई, ये एक इंक्रीज ऐसे आई, कब, ये बात करें जब आपके पास था ये प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का मतलब है कि अभी हमने उसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ऐड नहीं की है, ठीक है, और ये है जी आपके पास सोल्यूशन, यानी कि इसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, सोल्यूट भी है और प्लस सॉल्वेंट भी है, यानी कि अब सोल्यूट जो है वो आपको चाहे सॉलिड में ले रहे हैं, चाहे लिक्विड में ले रहे हैं, चाहे वोलेटाइल ले रहे हैं, चाहे नॉन वोलेटाइल ले रहे हैं, ठीक है। सो ये सिचुएशंस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। सो ये किस फॉर्म में, पी नॉट की फॉर्म में, और ये आपके पास टी टेम्परेचर है, ठीक हो गया। सो ये क्या होता है कि जब आप इसको देखते हैं, अ राइज इन द कर्व आपको नजर आता है, एक आपको क्या नजर आ रहा है, एक इंक्रीज नजर आ रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक हो गया। द स्लोप ऑफ द कर्व एट हाई टेम्परेचर इज ग्रेटर विच शोज दैट एट हाई टेम्परेचर द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज मोर रैपिडली। तो टेम्परेचर T1 ऑन द कर्व ए बी वो जो होगा वो प्योर सॉल्वेंट का वो ज़्यादा होगा, corresponding to the boiling point of the solvent. The solvent boils when its vapor pressure becomes equal to the external pressure represented by the P naught, यानी कि वो उसको अटेन करने की कोशिश करेगा जितना उसके पास बाहर का है, ठीक है। सो ये प्योर फॉर्म में है, ये ज़्यादा है, लेकिन जो दूसरा है जो सोल्यूशन का फॉर्म में है वो कम है। वो क्यों कम है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दी जो उसके अंदर सोल्यूट मौजूद है उसकी वजह से, ये लोअर है और ये हायर है, ठीक है। वो यही आपको बताना चाह रहे हैं। ये आपका क्या ये है जी, आपका टेम्परेचर T1, और ये इधर से थोड़ा सा उसने इंक्रीज करा के ये T2 लिया हुआ है, ये T1 है और ये T2 है, ठीक है। सो ये जो है ये यहाँ तक जा रहा है, ये डी वाला पॉइंट, ठीक है, ये T2 तक जा रहा है, यहाँ तक, ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट तक है, लेकिन ये जो है ये उससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहा है। सो ये क्यों आ रहा है, उसने कहा है व्हेन द सोल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर आर प्लॉटेड वर्सेस टेम्परेचर देन अ कर्व सी डी इज ऑब्टेन्ड, ये आपको पता चल गया। This curve is lower than the curve AB because vapor pressure of the solute are less than those of the जो pure solvent था उसके मुकाबले में वो क्या था, वेपर प्रेशर उसका कम था, और ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि इसका वेपर प्रेशर क्यों कम था, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा सोल्यूशन विल बॉयल एट अ हायर टेम्परेचर T2 टू इक्वलाइज इट्स प्रेशर, उसको बराबर करने की कोशिश करेगा। सो इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आएगा उसको कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं जी कि ये जो है वो होता है डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी का तो आपको पता है ना, डेल्टा टी क्या होता है, T2 में से माइनस T1 को कर देंगे तो ये किसके इक्वल आता है, ये डेल्टा टी के इक्वल आता है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब इसके साथ बी लिख रहे हैं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक हो गया, दैट इज इक्वल टू के, ये बी साथ में लिख रहे हैं और ये एम लगा रहे हैं।
ये तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। के क्या है? के आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है। और एम क्या है आपके पास? है जी आपके पास मोलैलिटी है, मोलल सोल्यूशन है। मोलल सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन आप मैस में ले रहे हैं, नॉट मुलैरिटी। मुलैलिटी मुलैलिटी ले रहे हैं, आप मुलैरिटी नहीं ले रहे हैं। ठीक है मेरा बेटा, बार बार बता रही हूँ, मुलैलिटी मुलैरिटी लेंगे तो वहां पे वॉल्यूम आएगा, मुलैलिटी लेंगे तो वहां पर आपकी क्या आएगी? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन आएगी, सॉल्वेंट मैस के अंदर आएगा, केजीज के अंदर आएगा, यानी कि उसकी मेजरमेंट होगी, उसकी अमाउंट होगी। ठीक है, सो ये आ गया, ये यहाँ से ले। फिर अब हमें पता है कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। हम यहाँ पे लगा के अब आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं भैया कि ये मोलैलिटी के चक्कर एक्चुअली जो है वो चक्कर क्या है। एक मिनट जी, चले। ये इसका जी फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का। ठीक है, तब मैंने आपसे कहा था ना यूनिट्स याद कर लें, तो यूनिट्स जो होंगे वो आपको आगे हेल्प करेंगे। ठीक है, सो इसी वजह से आपको पढ़ाए थे। मोल ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या था जी? मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो यहाँ से क्या निकालेंगे? हम कह देते हैं एम एम दैट इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय M2। अभी निकाल के है ना, W2 और M2 कैसे निकाला था? मल्टीप्लाई बाय किसके साथ? 1/W1 मल्टी डिवाइडेड बाय 1000। 1000 तो हम कैसे की कैटेगरी लेते हैं ना, एक जनरल उसके तौर पर, कि वो सपोज कर लेते हैं कि जी वो 1000 उसके ग्राम्स के इक्वल है। ठीक है, सो इसको हम जो है वो इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब हमें पता था कि डेल्टा ये टी बी है, दैट इज इक्वल टू के बी है, और ये जो एम है ये है, इसकी वैल्यू ये हमने पुट कर दिया, इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। अब एक और जो इसके अंदर उसने बात की हुई है मेरा बेटा, वो बात की हुई है उसने कि इसको मैयर कैसे करते हैं। मैयर करने के लिए मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक सिर्फ आप उसको फाइंड करें। सो वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है उसको कहते हैं जी लैंड्स, LANDS, लैंड्सबर्ग, लैंडबर्ग्स मेथड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। उसमें ना एक अंदर एक ट्यूब लगाई जाती है, ये एक ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, जैसे पेंडुलम की शक्ल होती है। ठीक हो गया, ऐसे। फिर ये इसका नीचे से देख के इसको थोड़ा सा, लैंड्सबर्ग इसको कहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक हो गया। उसके बाद सॉरी, इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो जगह खाली है, ये कुछ ऐसे इसके नीचे आउटलेट बनाई होती है, नीचे से जाने के लिए जगह, ये इस तरह, ये इस तरह, और ये इस तरह। अच्छा, इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो, इसके अंदर ये एक चीज़ डाली जाती है जिसको हम कहते हैं जी, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। और एक इसके अंदर ये, सपोज अब मेरा ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर से हट गया है, ये जी। अच्छा जी, ये क्या होता है जी? ये थर्मामीटर होता है। ये क्या है जी? ये थर्मोमीटर है। अब यहाँ पर उसने थर्मामीटर किसका लिया है जी? ये बैक्समैन का है। ठीक है, ये क्या है? ये इसकी जी आउटर ट्यूब है, ये इसका ग्रेजुएटेड ट्यूब है। ग्रेजुएटेड इसलिए कहते हैं, पढ़े लिखे को कहते हैं। पढ़े लिखे का मतलब यानी कि इसके ऊपर रीडिंग्स मौजूद होंगी, 1 2 3 4 5 6 मिलीलीटर्स, वो मार्क हुआ होगा, इस वजह से इसको ग्रेजुएटेड कहते हैं, पढ़ा लिखा होता है। ठीक है, सो ये याद रहेगा ना। ये क्या है? ये जी इसका क्या है? रोज हेड है। ये भी बताती हूँ अभी, अभी पहले ना इसको जरा वो कर लें, लेबल कर लें, फिर बताती हूँ। ये है जी इसके होल फॉर वेपर्स के लिए, जो उसके इसमें से निकलेंगे, जिन्होंने भागना है सरफेस से, टू एस्केप। ठीक है, वेपर प्रेशर
यहाँ से आप क्या डाल रहे हैं जी, यहाँ से आप डाल रहे हैं सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट वेपर्स जो हैं वो भागेंगे यहाँ से। अच्छा जी, अब उसमें मैं बताती हूँ कि ये है क्या था। इनर ट्यूब डालेंगे, ये वाली, ये जो अंदर ये वाली डाली है, इसका कलर चेंज करते हैं, ये ब्राउन कलर। ये जो इनर ट्यूब आपने डाली है ना, ये वाली, ये ट्यूब इसका क्या करती है, इसके ऊपर होते हैं छोटे छोटे से सुराख, और इसके ऊपर मेजरमेंट हुई होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ग्रेजुएशन हुई होती है एम मिलीलीटर लीटर से, आपने इतना इसके अंदर जो होता है वो सोल्यूट या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो आपने डालनी है। फिर आपके पास होती है एक बॉइलिंग फ्लास्क, ये है जी आपकी बॉइलिंग फ्लास्क, ये जो आउटर यही है, ये बॉइलिंग फ्लास्क है जिसके अंदर आपने उसका टेम्परेचर जो है उसको अटेन करना है, ठीक हो गया। वो भी ग्रेजुएटेड है, उसके ऊपर भी मार्क हुई हुई है। फिर ये आपकी आउटर जो है वो ट्यूब है, आउटर ट्यूब इसलिए ताकि उसका जितना टेम्परेचर अटेन हो वो उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके उसकी हीट को, ठीक हो गया। फिर लास्टली क्या है, थर्मामीटर है जो रीड करेगा उसके टेम्परेचर को, कि ये टेम्परेचर कितना जो है वो चढ़ गया है, ठीक है। सो ये इसकी मेजरमेंट के लिए होता है। इसी तरह से अगला जो आपका पॉइंट आता है वो आता है जी आपका फ्रीजिंग पॉइंट, जिसके बारे में हमने बात करनी है, वो है जी आपका फ्रीजिंग पॉइंट। उसके साथ उसने लिखा होगा जी डिप्रेशन। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है खाई, अंधेरा, ठीक है, जिसके अंदर आम जबान में भी बात करें तो इंसान जो होता है वो अपने इमोशंस की वजह से एक डिप्रेशन स्टेट के अंदर चला जाता है, तो जहाँ पे जाके आपको समझ ही नहीं आती है, आप खत्म, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से डिप्रेशन कैसे थिंक ऐसे ऐसे ही ये खाई, डिप्रेशन, ठीक है, उस खाई के अंदर आप गिर जाते हैं, ठीक है, अंधेरे में कोई समझ नहीं आ रही होती। सो ये फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट के, फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है, ड्रॉप कर जाता है। यानी कि पहले आप पढ़े बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, रेज इन टेम्परेचर है, फिर टेम्परेचर डिक्रीज करता है, इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ आता है, क्या कर गया, नीचे चला जाएगा, बिल्कुल उस पे आ जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, दैट द टेम्परेचर एट विच इट्स सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस हैव द सेम वेपर प्रेशर, यानी कि जो आप सॉलिड ले रहे हैं और जो आप लिक्विड स्टेट ले रहे हैं उनकी क्या कर जाती है, उनके वेपर प्रेशर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सेम हो जाते हैं। उसको क्या कह रहा है, उसको वो कह रहा है जी ये डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट है, या ये उसका जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, कि उस सिचुएशन में आके वो एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड और लिक्विड जो है उनके जो वेपर प्रेशर है, यानी कि उनके जो सरफेस से ऊपर से वो एस्केप कर रहे थे जो मॉलिक्यूल्स, जो सल्यूट के जो पार्टिकल्स थे, जो उसके मॉलिक्यूल्स थे जो भाग रहे थे उस सरफेस से एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे, वो क्या कर रहे हैं, वो उनका दोनों का टेम्परेचर जो है, सॉरी वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो गया, सेम हो गया, उसको कह रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हमने पढ़ा था ये इंक्रीज था और ये उससे भी ज्यादा जो था वो इंक्रीज आ रहा था, ठीक है, ए और बी का। उसी तरह से सी और डी का, ये जो था वो हमने प्योर सॉल्वेंट में पढ़ लिया था, और ये जो था वो हमने कहा था जिसमें सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसी को याद रखिएगा, यही आपको आगे हेल्प करेगा कि ये जो है वो कैसे आया था, इसी ग्राफ को, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे हुआ कि ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये करेगा जी, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे बनेगा, ठीक है, फिर ये ऐसे बनेगा, ये है जी आपका पॉइंट ए, ये है बी, ये है सी, यानी कि ये इसके अंदर क्या आ रहा है, इंक्रीज करते करते डिक्रीज की तरफ आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज आएगा और फिर बहुत ही कम की तरफ चला जाएगा। समझ आ रही है बात की, यानी कि और लो हो जाएगा। और इसी तरह से जो आपने सी और डी का पढ़ा था वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ आएगा, ठीक है। ये डी है और ये पॉइंट ई है जहाँ पे ये दोनों टेम्परेचर जो है वो मिल रहे हैं, प्योर का भी और इम्प्योर का भी, ठीक है, यानी कि सोल्यूशन का भी। ये आपके पास जो था वो प्योर सॉल्वेंट था जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन नहीं थी, ये आपके पास सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मौजूद है, सोल्यूशन, ठीक है, ये है, ठीक है। ये आपको डिप्रेशन कर्व्स जो है वो आपको दिखा दिए, ये एक टेम्परेचर है और दूसरा ये टेम्परेचर है, पॉइंट है, ये T2 टेम्परेचर है और ये T1 टेम्परेचर है। जब आपने उसको T1 टेम्परेचर दिया तो ए से बी तक उसके अंदर क्या आया, डिक्रीज आया, और डिक्रीज आता है और बहुत ज़्यादा डिक्रीज आया उसका सी पॉइंट पर। लेकिन जब आपने सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया तो उसका टेम्परेचर आपने देखा T1 पे पहले तो कोई चेंज नहीं था, यानी कि पहले वो इंक्रीज की तरफ ही था, लेकिन फिर वो क्या करता गया, वो एक डिक्रीज की तरफ, एक डिप्रेशन की तरफ जो है वो चला गया, ठीक हो गया। ये क्यों उसकी गया है, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें थी, लिक्विड सोल्यूशन एंड द सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। लिक्विड जो सोल्यूशन थी वो लिक्विड थी, ये सोल्यूशन जो थी वो क्या थी, लिक्विड फॉर्म में थी, और उसका जो सॉल्वेंट था, जो सॉल्वेंट था वो क्या था, वो सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, जिसके अंदर उसको डिजोल्व करना था, वो कैसा था, वो उसका सॉलिड फॉर्म में था।
और जो उसका सलूट था वो किस फॉर्म में था भैया, वो उसका कंसंट्रेशन किस में थी, उसकी फॉर्म किस में थी, वो लिक्विड फॉर्म में थी। सो वो क्या हो गया, वो कम हो जाएगा ना, फ्रीज ही रहेगा। ठीक है, आप ये समझ लें कि आपने जो ठंडी बर्फ आइस ली है उसके ऊपर आपने पानी डाला है, नॉर्मल पानी डाला है, बॉइलिंग वाला पानी नहीं डाला। बॉइलिंग वाला पानी डालेंगे तो वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर देंगे। चले आप बॉइलिंग वाला पानी ले लें, फुली हीटेड टेम्परेचर वाला पानी ले लें, उसको आपने आइस के ऊपर डाला है, वो क्या करेगा, उसके ऊपर जब वो गिरेगा, लेकिन थोड़ी अमाउंट में, खास अमाउंट में सलूट की कंसंट्रेशन कम होती है, बार बार बता रही हूँ, वो सॉलिड फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म है। लिक्विड आपने लिया, सपोज आपके पास जो है वो काफी सारी बर्फ है, ठीक है, जैसे बाहर बर्फ वाले रख के बैठे होते हैं, बाहर बिख रही होती है। सो वो एक पूरा बड़ा सा जो है वो स्लैब है आपके पास, और उसके ऊपर आपने एक ग्लास पानी का, या एक चले जग ले लें, ठीक है, बड़ा वाला, वो आपने पानी का, बॉयल पानी का उसके ऊपर डाला है। सो मेरा बेटा वो कितनी देर तक उसको रेजिस्ट करेगा, वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा ना, फ्रीजिंग ही रहेगा ना, वो इतनी ज्यादा पिघलेगी कि तो नहीं ना, पिघलेगी जरूर, क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई था, उसका टेम्परेचर लो था, वो इसको एक डिक्रीज में लेके गई, एक डिप्रेशन में लेके गई, यानी कि एक फुल एक्साइटमेंट थी और एक फुल सैडनेस थी। सो वो दरमियान का जो एक वो आया है, वो सिचुएशन उसको वो कह रहा है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। समझ आ गई बात की? तो ये ऐसे है। उसके बाद आपको जो है वो मेजरमेंट, फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, उसके लिए बैट्समैन फ्रीजिंग पॉइंट अपरेटस जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू है, वो है जी आपका एनर्जेटिक्स का। क्या है जी? एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का आपको पता चल गया। एनर्जेटिक्स क्या कहते हैं जी? एनर्जी को कहते हैं, एनर्जी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, एनर्जी, स्ट्रेंथ कितनी है, और एनर्जी स्ट्रेंथ कितनी है। या फिर आप इसको कहते हैं, एनर्जी क्या है जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट को नहीं कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है वो क्या है, हीट है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट है इसके अंदर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट क्या होती है? हीट जो होती है वो दो तरह की होती है। ठीक हो गया। अब हम हीट की बात करते हैं जी। हीट किस फॉर्म में होती है? हीट होती है जी दो तरह की। कैसी होती है हीट? हीट होती है जी दो तरह की। हीट को हमने दो तरह का लिया। एक को हम कहते हैं जी एक्सोथर्मिक, एक को जी हम कहते हैं जी एंडोथर्मिक। इतना तो पता है ना? और भैया ये हीट ही है, एनर्जी ही है। एक्सोथर्मिक होगी तो एनर्जी क्या करेगी? रिलीज करेगी। और एंडोथर्मिक होगी तो एनर्जी क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। समझ आ गई बात की? ठीक हो गया। अब उसने क्या कहा है, डेफिनेशन ये है, द क्वांटिटी ऑफ द हीट एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन अ सॉल्यूशन, व्हेन अ सब्सटेंस form a solution, its term is known as the heat of solution. Heat of solution. So the enthalpy of the heat of the solution of a substance is defined as the heat change when 1 mole of solution, कोई आप 1 मोल solution की ले रहे हैं, 1 मोल, 1 मोल किसकी ले रहे हैं? 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? आप डिसॉल्व कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? सोल्यूशन बना रहे हैं। उस सोल्यूशन के अंदर जो हीट का चेंज आएगा, वो भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जब डिसॉल्व करें, तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट या स्पेसिफिक नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर उसको जो है वो प्रोवाइड करें, तो तब वो आपको क्या अटेन करवाएगा? तब वो आपको जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट जो है वो जनरेट करवाएगा। इसके लिए जो है वो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। उस फॉर्मूला को हम कहते हैं जी डेल्टा एच। डेल्टा एच दैट इज सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन ही हमने फॉर्म करनी है ना, किससे फॉर्म करनी है? एच, सॉरी, ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है और ये सोल्यूशन की है, माइनस एच ये उसके कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स यानी कि जो उसके आइंस ब्रेक होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव्स, वो ये कंपोनेंट्स होंगे। ये इसके आइंस हैं जो कि इधर पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। बात समझ आ गई है? ये सोल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मौजूद हैं। और ये क्या चीज है जी? SOL क्यों लिखा हुआ है? ये उसने उसकी जो है वो उसका सिंबल है। किसका सिंबल है? ये उसकी डिसॉल्व स्पेसिफिक जो उसकी हीट है ना, स्पेसिफिक एनर्जी जो है, या जिसको एनर्जी ऑफ द सॉल्यूशन कह रहे हैं, ये वो है। ठीक है, ये एनर्जी ऑफ द सॉल्यूशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट।
एनर्जी हमेशा हीट से रिप्रेजेंट होगी, डेल्टा से, एंथैल्पी से, एंट्रोपी से, ठीक है। उसके बाद ये आ जाती है। अब ये जो डेल्टा एच है इसके बारे में बात करेगा जी कि ये जो डेल्टा एच है ये क्या होती है। ये डेल्टा एच जो है डेल्टा एच SOU, ठीक है, ये SOU जो होती है ये जो होती है ये होती है नेगेटिव। नेगेटिव कब होती है, इसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन इज हैविंग लेस एनर्जी देन द कंपोनेंट फ्रॉम विच इट मीट्स, यानी कि जो कंपोनेंट की वो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है, और इसकी जो होती है वो सॉल्यूशन की जो होती है वो कम होती है, दैट्स व्हाई ये नेगेटिव होती है। और उस सिचुएशन में जो रिएक्शन होता है वो होता है जी एक्सोथर्मिक, याद रहेगा, ठीक हो गया। और जब सिचुएशन होती है कुछ ऐसे कि जिसके अंदर डेल्टा एच जो होता है सॉल्यूशन का वो होता है जी पॉजिटिव, तो उस सिचुएशन में जो कंपोनेंट की कंसंट्रेशन होती है वो हो जाती है लेस, यानी कि उससे कम होती है। सो ये रिएक्शन क्या हो जाता है जी, एंडोथर्मिक होता है, ठीक हो गया। अब ये होता कैसे है भाई, आप सिंपल एक एग्जांपल ले लें इसके अंदर। हम एक एग्जांपल इसके अंदर लेते हैं, एक मिनट, हम लेते हैं जी NaCl की एग्जांपल। NaCl क्या हुआ, वाटर के अंदर डाला H2O, ये क्या भाई, ये सॉल्यूट है, ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, सिंपल। फिर बता दूं कि सोल्यूशन बन कैसे रहा है। ये बार बार आपका ये कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि आप लोगों को तो यही नहीं पता चल रहा होता कि सोल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा, ठीक है। NaCl और साथ में ये क्या लग गया, H2O लग गया, लेकिन 10 सोल्यूशन के ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ कंबाइन हुए, ठीक है। ये क्या बन गया है जी, ये सोल्यूशन बन गया। नमकीन पानी नहीं बन जाता, नमक डालो पानी के अंदर तो क्या बन जाता है, नमकीन पानी नहीं बन जाता। सो ये बन गया ना, लेकिन उसकी डेल्टा एच की जो वैल्यू आई वो आई जी प्लस 2.008 किलो जूल पर मोल। सो इससे क्या पता चला कि ये कौन सा रिएक्शन है भैया, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है एंडोथर्मिक, क्योंकि उसकी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, उसकी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन लो थी, कम थी, और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी। उसके सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन थी वो ज्यादा थी और उसके कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी। सो उसको एनर्जी क्या करानी पड़ी, एब्जॉर्ब करानी पड़ी, ठीक हो गया। इसी तरह से अगला जो आपका टॉपिक है जी वो है जी हाइड्रेशन, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आइंस, इसमें क्या होना है जी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आइंस क्या है, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। इसमें जो होते हैं ना वो आपने क्या करना है, तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड को पकड़ना है, उसको वाटर के अंदर डाल देना, उसके लिए आपको 2 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। पहले स्टेप में क्या करना है, आपने उसको क्या किया है, सपोज हमने लिया पोटाशियम आयोडाइड, उसको हमने किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, वो पोटाशियम और आयोडाइड के अंदर ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। और क्या हुआ साथ में, प्लस इसके साथ क्या हुआ, इसका लैटिस जो है वो टूट गया, इसका स्ट्रक्चर जो है वो टूट गया, और लैटिस एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो रिलीज हो गई, ठीक हो गया। और दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि जब आपने इसको क्या डाल दिया, इसको आपने H+I+ को किस में डाल दिया है जी, आपने इसको वाटर के अंदर डाल दिया है। वाटर के अंदर डाल दिया तो इसके अंदर क्या होगी है जी, हाइड्रेशन अट्रैक्शन होगी। हाइड्रेशन अट्रैक्शन का क्या मतलब है कि जो पॉजिटिव आइंस हैं वो अट्रैक्ट होकर नेगेटिव आइंस की तरफ मूव करेंगे, और नेगेटिव आइंस जो है वो पॉजिटिव आइंस की तरफ मूव करेंगे। इस बात समझ आ रही है। पहले स्टेप में क्या हुआ है, पहले स्टेप में पोटाशियम और आयोडाइड को सेपरेट किया गया है फ्रॉम सॉलिड, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को, लैटिस को तोड़ा गया है। उसके लिए चाहे तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, चाहे उसको फ्यूज स्टेट में लेके जाएं, ठीक है। फ्यूज स्टेट में यानी कि पोटाशियम आयोडाइड को आपने फ्यूज स्टेट में रखा, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो वो अपने अपने आइंस के अंदर टूट गया, तब वाटर प्रोवाइड नहीं किया, उसको लेटिस में तोड़ा, उसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, स्ट्रक्चर जो है वो टूट गया तो उसको एनर्जी जो हुई वो क्या हुई, रिलीज हुई। जाहिर सी बात है, लेटिस स्ट्रक्चर टूटा है, सॉलिड स्ट्रक्चर टूटा है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जब वो एनर्जी रिलीज हुई आयनिक की, लेटिस एनर्जी जो होती है आयनिक कंपाउंड की, आयनिक सॉलिड की होती है, वो हमेशा ज्यादा होती है मॉलिक्यूलर सॉलिड से। मॉलिक्यूल्स को सॉलिड से इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक टाइप के नहीं होते हैं। समझ आ रही है, या एक टाइप के जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं वो जुड़ के एक स्ट्रक्चर को, एक मॉलिक्यूल को बना रहे होते हैं, या बहुत सारे डिफरेंट जो होते हैं वो भी कंबाइन होके। सो उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये अगर आपको याद हो तो, ठीक है।
एक चीज, और दूसरा ये कि उनके अंदर जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग जो है वो शेयरिंग हो सकती है लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन इसमें जो आयनिक कंपाउंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर होती है वो कंप्लीट होती है। एक ने कंप्लीट ट्रांसफर लेना होता है, दूसरे ने कंप्लीट ट्रांसफर देना होता है। ठीक है। सो इस वजह से भी उनका लेटेस्ट जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, आपने उसको पानी के अंदर डाल दिया। जब पानी के अंदर डाल दिया यानी कि अब उसको हाइड्रेट कर दिया, वो फ्यूज स्टेट में था, टूट गया था। अब उसको वो पानी मिल जाएगा तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अपने साथ कंबाइन कर लेगा। ठीक है। सो ये पहले क्या हुआ, पहले वाली सिचुएशन में ये के प्लस ये था पोटाशियम, ये था जी पोटाशियम, एक सेकंड, ये पोटाशियम आयोडाइड था। आपने क्या किया, इसका लेटेस्ट ब्रेक किया, ये पोटाशियम में और ये आयोडाइड में टूट गया, टूट गया। अब आपने इसको क्या किया, ये पोटाशियम है, ये आयोडाइड है, इसको आपने क्या दिया है जी, हाइड्रेशन दिया है यानी कि वाटर दिया है। सो ये क्या हो गया, ये पोटाशियम प्लस आयोडीन नेगेटिव आयन में ही मौजूद रहेगा, लेकिन इसको ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, मल्टीप्लाई कर जाएंगे। ठीक है। वो सोल्यूशन क्या होगी, फ्यूज्ड से वो लिक्विड सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। बात समझ आ गई है, ये इसके अंदर जो है वो आ जाएगी। बाकी आपका छोटी छोटी डेफिनेशंस दी हुई है। हाइड्रेशन का वर्ड क्या होता है, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, ड्रेशन का मतलब होता है टू ऐड अप, द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग एंड इंटरेक्ट विद द सोल्यूट आइंस और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। ठीक है। आगे आते हैं हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स उनके जो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पानी के जो होंगे, द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस विच कंटेन केमिकली कंबाइंड वाटर इज डिफाइंड इन डिफाइंड प्रोपोर्शन, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रेट। जैसे आप कॉपर सल्फेट प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, इसी तरह से और सब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। हाइड्रेट और हाइड्रेशन, हाइड्रेशन वो प्रोसेस होगा जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सराउंड करेंगे, ठीक है, इंटरेक्ट करेंगे सोल्यूट के साथ। लेकिन हाइड्रेट्स वो होंगे जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स साथ में चिपके हुए होंगे मॉलिक्यूल के अंदर। वाटर ऑफ द क्रिस्टल्स क्या होते हैं, वाटर ऑफ द क्रिस्टल्स वो होते हैं दोज वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच कंबाइन विद द सब्सटेंसेस एज दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। यानी कि वो पानी के वो वाले मॉलिक्यूल्स जो कि जब वो उनको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो उनको क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसको वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ द क्रिस्टल्स या वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये आप नीचे से जो है एप्सम सॉल्ट जो है इसकी एग्जांपल है, जिप्सम जो है वो आप घर में इस्तेमाल करते हैं ये मार्बल वगैरह के अंदर, वो इसकी एग्जांपल है। ठीक है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रो मींस वाटर और लाइसिस मींस टू ब्रेक डाउन। ठीक है। पानी की मौजूदगी में किसी मॉलिक्यूल को तोड़ना। ठीक है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, प्लस उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे, जाहिर सी बात है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, साथ में वाटर HCl बना देगा, या हाइड्रोजन को अलग कर देगा और क्लोरीन को अलग कर देगा। ठीक है। सो ये इसके अंदर जो थी वो आपकी सारी चीजें थी मौजूद थी। इसके अलावा जो आपको एक और चीज करानी है मेरा बेटा, उसके लिए बस आप ना थोड़ा सा वेट कर लें।
वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आपके साथ जो है वो मैं इसकी एक्सरसाइज भी शेयर कर रही हूँ। जहाँ तक जो है वो रह गया है उसका सवाल आपका,